इसमें XBRL से रिलेटेड एक केस स्टडी दे रखा है कि कंपनी उसको कैसे यूज़ कर सकती है। X company being a listed company can follow the below process to validate and confirm related party transactions using the public domain। अब ये लिस्टेड कंपनी है तो इसको अपने डॉक्यूमेंट्स को XBRL फॉर्मेट में ही फाइलिंग करनी होगी। तो उसके लिए फाइलिंग करने के पहले डेटा को हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट क्यों करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं है। तो उसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, टू लेवरेज टेक्नोलॉजी एक्स कंपनी कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग स्टेप्स। टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए एक्स कंपनी फॉलोइंग स्टेप्स उठा सकती है। एज अ लिस्टेड कंपनी एक्स कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल XBRL रिपोर्ट्स। लिस्टेड कंपनी है तो इसको XBRL रिपोर्ट फाइल करनी है। दीज रिपोर्ट्स contain specific codes including 4-digit and 8-digit codes that identify various disclosures and requirement in compliance with the Companies Act 2013। और ये जो XBRL रिपोर्ट्स होती हैं इसमें कोड्स वगैरह होते हैं, 4-digit एंड 8-digit कोड्स होते हैं। वो ये क्या करते हैं, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वगैरह। These reports contain specific codes including 4-digit and 8-digit codes that identify various disclosures and requirements in compliance with the Companies Act 2013। इन रिपोर्ट में कोड्स वगैरह होते हैं जो कि वेरियस डिस्क्लोजर्स और रिक्वायरमेंट जो कि हमारी कंपनीज एक्ट में दे रखी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। XBRL taxonomy associated with the codes pertains to the sales and particulars of cost of goods sold। और जो XBRL में जो टैक्सोनॉमी है जो कि हमारे सेल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिफ़ाइन किया गया होता है। तो उसमें सेल्स और COGS वगैरह भी सब डिफ़ाइन किया होता है XBRL की टैक्सोनॉमी में। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कैन एक्सेस द XML फाइल्स ऑफ सिमिलर कंपनीज अवेलेबल ऑन MCA पोर्टल। MCA की पोर्टल में सारी कंपनीज अपने अपने जो भी रेलेवेंट डेटाज वगैरह होते हैं उनको फाइल किए होते हैं। तो एक्स कंपनी MCA की पोर्टल से अपने जिस इंडस्ट्री की वो कंपनी है उस वैसे सिमिलर इंडस्ट्रीज़ के XML फाइल को एक्सेस कर सकती है, डाउनलोड कर सकती है। दीज XML फाइल्स कंटेन वैल्यूएबल डेटा रिलेटेड टू सिमिलर प्रोडक्ट। क्योंकि वो दोनों सेम इंडस्ट्री की कंपनीज़ हैं तो उनके पास सिमिलर प्रोडक्ट से रिलेटेड वैल्यूएबल डेटा होगा, उसको एक्स कंपनी MCA के पोर्टल से एक्सेस कर लेगी। बाय यूटिलाइजिंग XML डेटा एनालिसिस टेक्निक्स, XML की डेटा एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं। एक्स कंपनी कैन एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज द डेटा फ्रॉम द XML फाइल्स ऑफ सिमिलर कंपनीज। तो जो सिमिलर कंपनीज़ का XML फाइल वो डाउनलोड करेगी MCA के पोर्टल में, उसको वो एनालाइज करेगी। कैसे करेगी, XML डेटा एनालिसिस टेक्निक्स को यूज़ करके। दिस एनालिसिस कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट्स। इससे उसे पता चल जाएगा कि वो जिन प्रोडक्ट्स में डील करती है वैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्री वाइड क्या एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी चल रहा है, इसका उसे आइडिया लग जाएगा। Armed with the information obtained from the XML data analysis, X company can establish arm's length pricing for related party transactions। और कंपनी और इंडस्ट्री में जो भी एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह है ये सब एनालाइज करके और भी जो भी इंफॉर्मेशन उसको XML डेटा से मिलेगा उसकी एनालिसिस करके कंपनी एक आर्म्स लेंथ प्राइस को डिटरमाइन कर लेगी। This approach helps prevent fraudulent practices and ensures fair and ट्रांसपेरेंट डीलिंग। अब जब कंपनी को पता चल जाएगा कि आर्म लेंथ प्राइस क्या है उसके प्रोडक्ट के लिए तो उससे फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ख़त्म हो जाएंगे और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डीलिंग्स हो पाएंगी। बाय एम्प्लॉइंग XML डेटा एनालिसिस टेक्निक्स एंड लेवरेजिंग पब्लिक डोमेन डेटा अवेलेबल थ्रू XBRL फाइलिंग्स By employing XML data analysis techniques and leveraging public domain data available through XBRL filings, X company can effectively validate related party transactions and mitigate the risk of fraudulent activities। इससे क्या डेटा एनालिसिस टेक्निक्स को यूज़ करके और पब्लिक डोमेन में जो डेटा है जो सबके द्वारा एक्सेसिबल है उसको यूज़ करके एक्स कंपनी क्या कर सकती है, अपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर सकती है
और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ जैसे रिस्क को हटा सकती है। फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ कंपनीज XBRL XML comparatives of companies मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज कैन बी जनरेटेड। कोई बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अगर है उसके कंपैरेटिव्स को जनरेट किया जा सकता है XBRL XML का प्रयोग करके। मतलब हम जिस इंडस्ट्री में हैं, मान लो हम बैटरी वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारी इंडस्ट्री बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की है, तो हम उससे रिलेटेड कंपनीज़ के डेटा को MCA के पोर्टल में या जहाँ पे भी अवेलेबल हो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी XML फाइल से हम एक कंपैरेटिव्स को जनरेट कर सकते हैं कि जिससे कि हम सारी कंपनीज़ के डेटा को कंपेयर कर सकें। ये उसका एक स्क्रीनशॉट दे रखा है। सेक्टोरल स्क्रीनर, ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन होता है, एक टेक्निक होती है जिससे कि हम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं उनके जो डेटा को एनालाइज करने के लिए फ़िल्टर वगैरह कर सकते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट के बेस पे इन्होंने, मतलब इसमें से कोई भी क्राइटेरिया हम सेलेक्ट कर सकते हैं फ़िल्टर करने के लिए बैटरीज से रिलेटेड। उसको हमने सर्च में लगाया तो अलग अलग कंपनीज़ के नाम आ गए जिनका लास्ट प्राइस क्या था, प्राइस में कितना चेंज हुआ है, परसेंटेज में इस चेंज को कन्वर्ट किया हुआ है और नेट प्रॉफिट दे रखा है। इससे हम वेरियस कंपनीज़ जो हमारी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं इसका कंपैरिजन कर सकते हैं और अपना आर्म्स लेंथ प्राइस को जान सकते हैं कि हम अपनी कंपनीज़ में क्या उसको माने और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। एग्जेम्पशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रोवाइजो टू रूल 3 सब रूल 1 NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस companies engaged in business of banking and insurance sector are exempted from filing financial statements under these rules। मतलब NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये 4 कंपनीज़ को XBRL में फाइल्स नहीं जनरेट करनी है। मतलब इनकी फाइलिंग्स XBRL में करना ज़रूरी नहीं है, मतलब इसके ऊपर ये सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ई फॉर्म्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हमारे स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं। इन सब फॉर्म्स को रीड करना है और लर्न करना है। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछ ले ICAI। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी एक्सक्लूसिव, ऑल्टरनेटिव और इन एडिशन टू फिजिकल फॉर्म। सेक्शन 400 क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स में ऐसा भी कह सकता है, जो भी उसके 398 और 399 में जो रूल्स हैं उसमें वो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं वो या तो एक्सक्लूसिवली यूज़ कर सकते हैं या ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं या इन एडिशन टू फिज़िकल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं 3 तरीक़ों से सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव यूज़ करने का मतलब क्या है कि खाली ओनली ई फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड, खाली ई फॉर्म के ही द्वारा ये काम हो सकता है। ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन है कि हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और फिज़िकल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। इन एडिशन टू दोनों में करना कंपलसरी है ना, बोथ। इलेक्ट्रॉनिक में भी हमें कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल करनी है और फिज़िकल फॉर्मेट में, पेपर फॉर्मेट में भी फाइल करना ज़रूरी है, तो इसको भी याद करना है। एक्सक्लूसिव, ऑल्टरनेटिव और इन एडिशन टू फिज़िकल फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं 3 तरीक़ों से अप्लाई करती है रूल्स वगैरह में। प्रोविजंस फॉर वैल्यू एडेड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेक्शन 401 Central government may provide such value-added services through the electronic form and levy such fee thereon as may be prescribed। Central government कुछ भी value-added services को electronic format में provide कर सकती है और जो भी fees चाहे वो prescribe कर सकती है। Application of provisions of IT Act 2000। All the provisions of IT Act 2000 relating to the electronic records, including the manner and format in which the electronic records shall be filed, insofar as they are not inconsistent with this Act, shall apply in relation to the records in electronic form specified under Section 398।
फाइलिंग्स वगैरह के लिए IT एक्ट 2000 में जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं वो सब इस एक्ट में भी अप्लाई होंगे। सेक्शन 403 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2020 Section 403 of the Companies Act deals with fee for filing etc. 403 में फाइलिंग फीस वगैरह दिया हुआ है। According to Section 403 subsection 1, any document required to be submitted, filed, registered or recorded, or any fact or information required or authorized to be registered under this act shall be submitted, filed, registered or recorded within the time specified in the relevant provision on payment of such fee as may be prescribed. 403 सबसेक्शन 1 कह रहा है कि जहाँ पे भी फाइलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, फाइल करना है, रजिस्टर करना है, रिकॉर्ड करना है, SFRR करना है, या किसी फैक्ट या इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर कराना है, तो ये सब चीज़ें SFRR करेंगे, विद इन स्पेसिफाइड टाइम करवाना है, और जो भी फीस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है उन सबको पेमेंट करना है। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी डॉक्यूमेंट, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, फाइल्ड, रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड as the case may be under section 92 or 137 is not submitted, filed, registered or recorded as the case may be within the period specified in those sections without prejudice to any other legal action or liability under this act, it may be submitted, filed, registered or recorded as the case may be after expiry of the period so provided in those sections on payment of such additional fees as may be prescribed, which shall not be less than 100 rupees per day and different amount may be prescribed for different classes of companies. क्या कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 92 या 137 से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन या फैक्ट हैं जिनको कि SFRR करवाना है और उसके लिए भी कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, और अगर वो चीज़ नहीं हो पाई है, जो वो चीज़ SFRR नहीं हो पाई है विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, तो फिर हम उसको कर सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। उस पीरियड को एक्सपायर होने के बाद भी हम SFRR कर सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फ़ीस। उसके लिए हमें कुछ एडिशनल फ़ीस देना पड़ेगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड होगी और जो कि मिनिमम 100 रुपये पर डे के से कम नहीं हो सकती है, और डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज़ के लिए डिफरेंट एडिशनल फीस प्रिस्क्राइब की जा सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द document, fact or information as the case may be in cases other than referred to in first proviso is not submitted, filed, registered or recorded as the case may be within the period provided in the relevant section, it may without prejudice to any other legal action or liability under this act be submitted, filed, registered, recorded as the case may be on payment of such additional fee as may be prescribed and different fee may be prescribed for different class of companies. यहाँ पे सेकेंड प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं कि अगर ये 92 और 137 तो क्या हो गया, एनुअल रिटर्न और फिनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग हो गई। अगर इसके अलावा कोई हमें डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन या फैक्ट हैं जिसको कि हमें SFRR कराना था और वो भी एक विद इन एक स्पेसिफाइड पीरियड कराना था जो कि हम नहीं करा पाए, तो उसको भी हम करा सकते हैं आफ्टर दैट स्पेसिफाइड पीरियड ऑन पेमेंट ऑफ सच एडिशनल हाई। उसके लिए हमें एडिशनल हाई फीस देनी पड़ेगी, वो भी प्रिस्क्राइब होगी, और डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज़ के लिए वो भी डिफरेंट फीस भी स्पेसिफाइड हो सकती है। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट नहीं बताया, क्लियर किया है। यहाँ पे जो एनुअल फाइलिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे मिनिमम 100 रुपीज़ पर डे का फ़ाइन तो लगना ही है। थर्ड प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं, वेयर देयर इज़ डिफ़ॉल्ट ऑन 2 और मोर ओकेजन इन सबमिटिंग, फाइलिंग, रजिस्टरिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट, फैक्ट और इंफॉर्मेशन as may be prescribed, it may without prejudice to any other legal action or liability under this act be submitted, filed, registered or recorded as the case may be on payment of such higher additional fee as may be prescribed. अगर दो बार या उससे ज़्यादा बार डिफ़ॉल्ट हो रहा है
किसी भी डॉक्यूमेंट, फैक्ट या इन्फॉर्मेशन को SFRR करवाने में, तो फिर हम उसको बाद में भी SFRR करवा सकते हैं। उसके लिए हमें हायर एडिशनल फीस देनी पड़ेगी जो कि भी प्रिस्क्राइब हो। According to section 403 subsection 2, where a company fails or commit any default to submit, file, register or record any document, fact or information under subsection 1 before the expiry of the period specified in the relevant section, the company and officer of the company who are in default shall, without prejudice to the liability for the payment of fee and additional fee, be liable for a penalty or punishment provided under this act for such failure or default। 403 सबसेक्शन 2 कह रहा है कि अगर कोई कंपनी सेक्शन 403 सबसेक्शन 1 में जो प्रोविज़न दिया है उसमें डिफ़ॉल्ट करती है, तो कंपनी और जो ऑफिसर है हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट, जिनकी गलती है, वो लायबल होंगे पेनल्टी के लिए या पनिशमेंट के लिए जो भी एक्ट में दिया हो फॉर सच फेलियर और डिफ़ॉल्ट। तो 403 सबसेक्शन 1 में क्या दिया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, फैक्ट या इन्फॉर्मेशन जिसको कि SFRR करना है उसको विद इन द स्पेसिफाइड टाइम करना है और पेमेंट जो भी फीस प्रिस्क्राइब्ड है उसके पेमेंट करना है फाइलिंग के साथ। फिर एक प्रोवाइज़ो दे रखा है, प्रोवाइज़ो में दे रखा है कि सेक्शन 92 और 137 की फाइलिंग में अगर SFRR नहीं हो पाया है तो जो भी टाइम स्पेसिफाइड है उसके बाद हम कर सकते हैं, लेकिन एक एडिशनल फ़ी देना पड़ेगा उसके लिए, और जो कि मिनिमम 100 रुपये पर डे से कम नहीं हो सकती है। और डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज़ के लिए डिफरेंट एडिशनल फ़ीस प्रिस्क्राइब की जा सकती है। सेकेंड प्रोवाइज़ो दे रखा है कि सेक्शन 92 और 137 के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्मेशन या फैक्ट है जिसको SFRR करना है और वो टाइमली नहीं हो पाया है तो उसको भी कर सकते हैं, एडिशनल फ़ी जो भी प्रिस्क्राइब हो उसको पे करके, और वो भी डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज़ के लिए डिफरेंट एडिशनल फीस कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर थर्ड प्रोवाइज़ो दे रखा है कि अगर 2 या उससे ज़्यादा बार वो होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, तो जो एडिशनल फ़ी है वो ज़्यादा लगेगी, हायर एडिशनल फ़ीस के साथ हमें उसको SFRR कर पाएंगे। फिर सेकेंड सबसेक्शन कह रहा है कि अगर फर्स्ट सबसेक्शन में डिफ़ॉल्ट होता है, अगर फर्स्ट सबसेक्शन का नॉन कंप्लायंस होता है, तो कंपनी और ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट शैल बी लायबल फॉर ए पेनल्टी, या तो उनको पनिशमेंट लगेगी जो भी एक्ट में प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट फॉर सच फेलियर और डिफ़ॉल्ट। उसके बाद रूल 12 ऑफ द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल 2014 स्टेट्स एज अंडर। यहाँ पे रूल 12 का सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3 दे रखा है और रूल 13 दे रखा है। अब रूल 12 क्या कह रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, फाइल्ड, रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड, और एनी फैक्ट और इंफॉर्मेशन required or authorized to be registered under the act shall be submitted, filed, registered or recorded on payment of fee or on payment of such additional fee as applicable as mentioned in the table annexed to these rules, refer annexure given below। कह रहा है रूल 12 कह रहा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह SFRR करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको SFRR करेंगे विथ पेमेंट ऑफ फ़ी जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो या एडिशनल फ़ी अगर एप्लीकेबल हो। और एडिशनल फ़ीस या फ़ीस जो भी है ये कहाँ पे दी हुई है? जो एनेक्शर दे रखा है उसमें ये सब दिया हुआ है। एनेक्शर हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, इसमें फ़ी और एडिशनल फ़ी से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। रूल 12 सब रूल 2 क्या कह रहा है? फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइलिंग the documents or applications for which no e-form is prescribed under the various rules prescribed under the Act, the document or application shall be filed through form number GNL1 or GNL2 along with fee as applicable, and in case a single form is prescribed for multiple purposes, the fee shall be paid for each of the purposes contained in the single form। क्या कह रहे हैं? अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट की फाइलिंग की ज़रूरत है
जिसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं अवेलेबल है, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, उसको हम किस फॉर्म के साथ फाइल कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को? GNL 1 और GNL 2 के साथ विद एप्लीकेबल फीस के साथ। और द फीस शैल बी पेड फॉर ईच ऑफ द पर्पसेस कंटेन्ड इन द सिंगल फॉर्म। और सिंगल फॉर्म में एक से ज़्यादा पर्पसेस के लिए हम फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट सारे पर्पसेस के लिए अलग से होगा। रूल 12 सब रूल 3 क्या कह रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग इंफॉर्मेशन टू सब क्लॉज 60 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, the information shall be filed in form number GNL 3 along with fee as applicable। सेक्शन 2 सब क्लॉज 60 से रिलेटेड फाइलिंग में GNL 3 फॉर्म को फाइल करेंगे। रूल 13 ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फीस रूल 2014 describes the mode of payment of fee and states that the fee, charges or other sums payable for filing any application form, return or any other document in pursuance of the act or any rule made thereunder shall be paid by means of credit card, internet banking, remittance at the counter of the authorized bank or any other mode as approved by the central government। रूल 13 क्या कह रहा है? पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। पेमेंट करनी है तो उसको हम क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या बैंक किसी ऑथराइज बैंक के काउंटर में जाके पे कर सकते हैं, या कोई भी अदर मोड एज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे हम पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टेबल ऑफ फीस दे रखी है एनेक्शर के फॉर्म में। इसमें सारी फीस रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। उसके बाद 7th पार्ट है हमारा MCA 21 वर्जन 3.0। इन टर्म्स ऑफ प्रेस रिलीज नंबर, ये एक नंबर दे रखा है प्रेस रिलीज का नंबर, जो कि 5 फरवरी 21 की डेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ MCA हैज़ अनाउंस्ड की components of MCA 21 वर्जन 3.0। This version will have additional module for e-adjudication, e-consultation and compliance management। MCA 21 का नया वर्जन है 3.0, उसके कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं, जिसमें इस वर्जन में कुछ एडिशनल मॉड्यूल्स को ऐड किया गया है ई-एजुकेशन, ई-कंसल्टेशन और कंप्लायंस मैनेजमेंट से रिलेटेड। MCA 21 वर्जन 3 प्रोजेक्ट, ये क्या है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट है, जिसका विजन है कि एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना और यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस करना, और सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज एमंग रेगुलेटर्स। और जो रेगुलेटर्स हैं वो आपस में डेटा को एक्सचेंज कर पाए, उसको ईजी बनाना, उसको सीमलेस बनाना। द प्रोजेक्ट विल हैव माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर विद हाई स्केलेबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज़ फॉर एडवांस एनालिटिक्स। ये जो प्रोजेक्ट है ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अब माइक्रो सर्विसेज क्या होता है कि जैसे पहले एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारी सर्विसेज हमें देता है, कोई एप्लीकेशन है जो हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है, हम उसको छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर दें जो अपना इंडिपेंडेंटली अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड करे। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी ट्रैफिक ज़्यादा है तो फिर हम वो अपनी स्केलेबिलिटी से क्या होता है कि जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है वो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उस चीज़ को हैंडल कर सके इंडिपेंडेंटली। तो जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है हाईली स्केलेबल होता है और कैपेबल होता है, इसमें एडवांस एनालिटिक्स वगैरह कर सकते हैं। and aligned with global best practices and aided with emerging technologies such as AI and ML। ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सबको इसमें यूज़ किया गया है, और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वगैरह का यूज़ किया गया है। MCA 21 इज़ एनविजन टू ट्रांसफॉर्म द कॉरपोरेट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन इंडिया। और इनका विजन है कि ये कॉरपोरेट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को पूरा ट्रांसफॉर्म कर डालेंगे, बदल डालेंगे। की कंपोनेंट्स ऑफ MCA 21 वर्जन 3.0। की कंपोनेंट्स क्या है? ई स्क्रूटनी। MCA इज इन प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप सेंट्रल स्क्रूटनी सेल विच विल स्क्रूटनाइज सेंट्रल स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस फॉर्म्स फाइल्ड बाय द कॉरपोरेट्स ऑन द MCA 21 registry and flag the companies by
एंड फ्लैग द कंपनीज फॉर मोर इन डेप्थ स्क्रूटनी। ये STPs क्या होते हैं? स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस फॉर्म्स। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होते हैं जो हमारे MCA के पोर्टल में कंपनीज फाइल करती हैं उनको STPs कहते हैं। MCA क्या कर रहा है? सेंट्रल स्क्रूटनी सेल को बना रहा है जहाँ पे वो स्क्रूटिनाइज करेगा सारे फॉर्म्स को, और अगर उसे लगता है कि किसी कंपनी में इन डेप्थ स्क्रूटनी की ज़रूरत है तो वो उसको फ्लैग कर देगा कि इसको इन डेप्थ स्क्रूटनी के लिए फ्लैग कर दिया है, अब उसके आगे इन डेप्थ स्क्रूटनी होगी। E-एजुडिकेशन क्या है? E-adjudication module has been conceptualized to manage the increased volume of adjudication proceedings by the registrar of companies and regional directors, and will facilitate end-to-end digitization of the process of adjudication for the ease of users. ये क्या कर रहे हैं? E-एजुडिकेशन मॉड्यूल को ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जैसे बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस हैं जो कि एजुडिकेशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड ROCs और RD के सामने जो हैं बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उनको ये डिजिटाइज कर दे रहे हैं, ऑनलाइन मोड में कर दे रहे हैं फॉर द ईज़ ऑफ यूज़र्स, जिससे कि यूज़र्स को आसानी हो। इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन हियरिंग्स। इससे ऑनलाइन हियरिंग्स वगैरह होंगी, ऑनलाइन सुनवाई वगैरह कर सकते हैं विद स्टेक होल्डर्स एंड द एंड टू एंड एजुडिकेशन इलेक्ट्रॉनिक, और एंड टू एंड एजुडिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। E-कंसल्टेशन to automate and enhance the current process of public consultation on proposed amendment and draft rules, etc. E-consultation module of MCA 21 version 3 will provide an online platform wherein proposed amendments या drafts या legislations will be posted on MCA's website for external users comments and suggestions pertaining to the same in a structured digital format। ये क्या होता है? E-consultation क्या होता है? ये MCA की वेबसाइट या जो पोर्टल है उसको और जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ क्या होता है? जो भी पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह है उसको ऑटोमेट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं ऑन प्रपोज अमेंडमेंट। अगर कुछ भी अमेंडमेंट आना है या कुछ रूल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं या बनाना है नए रूल्स, MCA की वेबसाइट में वो ड्राफ्ट को अपलोड करेंगे और बोलेंगे कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कॉमन पीपल हैं, वो लोग अपने इनपुट्स दे सकते हैं, वो लोग अपने कमेंट्स या सजेशंस दे सकते हैं। Further, the system will also facilitate AI-driven sentiment analysis। और सिस्टम में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं, यानी कि जो भी कमेंट्स या इनपुट्स दे रही है हमें पब्लिक, उसको मतलब उसका सेंटिमेंट एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं या पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है, लोग इसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। कंसोलिडेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इनपुट, जितना भी ये कमेंट्स या सजेशंस वगैरह हैं इन सबको कंसोलिडेट करेंगे और कैटेगराइज करेंगे। एंड क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द बेसिस देयर ऑफ, और उसका एक रिपोर्ट जनरेट करेगा सिस्टम, जो कि MCA बाद में उसको रेफ़र करके अपने रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक E-कंसल्टेशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है MCA 21 वर्जन 3.2। उसके बाद कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम CMS विल असिस्ट MCA इन आइडेंटिफाइंग नॉन कंप्लायंट कंपनीज। CMS क्या करेगा? नॉन कंप्लायंट कंपनीज जो कि रूल्स या प्रोविजंस वगैरह को कंप्लाई नहीं कर रही है, कंपनीज हैं या LLPs हैं, उनको इशू करेगा E-नोटिसेस टू द सेट डिफॉल्टिंग कंपनीज या LLPs एंड जनरेट अलर्ट फॉर इंटरनल यूजर्स ऑफ MCA। और जो इंटरनल यूजर्स हैं उन सबको एक अलर्ट भेज देगा। नॉन कंप्लायंट कंपनीज को आइडेंटिफाई करेगा और एक अलर्ट भेज देगा, नोटिस इलेक्ट्रॉनिक नोटिस वगैरह भेजेगा। CMS विल सर्व एज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म या सोल्यूशन फॉर कंडक्टिंग रूल बेस्ड कंप्लायंस चेक्स। रूल बेस्ड कंप्लायंस चेक्स क्या होते हैं? हम अपने सिस्टम्स में जो भी हमारे कंपनीज वगैरह में या जो भी हमारे रूल्स हैं, जो भी हमारे प्रोविजंस हैं, जो भी हमारे कंप्लायंस हैं, उन सारे रूल्स को हम अपने सिस्टम में सेट कर देते हैं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, उसको अपने इस सिस्टम से रन कराते हैं।
उससे क्या होता है, जो भी नॉन कंप्लायंस होती है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो भी हमने रूल्स और रेगुलेशंस डाल रखे हैं, जो भी हमने कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट्स डाल रखी हैं, जो भी चीज़ें उसमें मीट नहीं होती हैं उन डॉक्यूमेंट्स में, उससे वो नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करता है और अंडरटेक्स एनफोर्समेंट ड्राइव्स ऑफ एमसीए, और एनफोर्समेंट ड्राइव्स को शुरू करता है, यानी कि उसको कंप्लाई कराने के लिए जो भी स्टेप्स लेने होते हैं एमसीए उनको लेता है। जैसे कि नोटिस वगैरह इशू करता है डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज वगैरह को, वेर इन ई नोटिस विल बी इशूड बाय एमसीए फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉरपोरेट्स, जिससे कि कॉरपोरेट्स का इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए। एमसीए लैब क्या है? एज पार्ट ऑफ एमसीए 21 वर्जन 3, MCA lab is being set up which will consist of corporate law experts। एक लैब सेट होगी जिसमें कि कॉरपोरेट लॉ एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ MCA लैब विल बी टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा कि जो भी हमने कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम ये बना रखा है CMS, ये कैसा है इसको इवेल्युएट करना। ई कंसल्टेशन मॉड्यूल, एनफोर्समेंट मॉड्यूल एट्सेट्रा। जो ई कंसल्टेशन मॉड्यूल है और जो एनफोर्समेंट मॉड्यूल है, ये सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को चेक करना इसका प्राइमरी फंक्शन है। एंड सजेस्ट एनहांसमेंट टू द सेम ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, और उसमें क्या अच्छाई कर सकते हैं, कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं, उसको ऑनगोइंग बेसिस में सजेस्ट करेगा। Lab will help MCA in ensuring the correctness of results produced by these key modules। ये जो modules जो भी results देते हैं उनके correctness को ensure करेगा in view of the dynamic corporate ecosystem। जो भी हमारा corporate economic system बहुत dynamic हो गया है, change होता रहता है, उसमें ये इसकी correctness को ensure करेगा। Additionally, MCA 21 version 3 will have a cognitive chatbot enabled help desk। एक हेल्प डेस्क भी रहेगी इसमें जो कि चैटबॉट रहेगा। मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव यूज़र डैशबोर्ड, enhanced user experience using UI or UX technologies and seamless data dissemination through APIs। ये सारी चीज़ें भी एडिशनली हमारे MCA 21 पोर्टल में रहेंगे।